गुड इवनिंग फ्यूचर टीचर्स। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की यूपीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। आप लोग अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं से कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेलकम यू टू इन माय चैनल टारगेट टीचिंग जॉब्स। इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन connect and fulfill your dreams of getting a job. Just because हम लोग अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ताकि आप लोग अपनी तैयारी करें और अपने जो भी ड्रीम जॉब्स हैं आपकी वो आपको मिल जाए। सबसे पहले अभी चूंकि हम लोग यूपी टेट के लिए अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हमारा फर्स्ट डे है। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेकर आया करूंगी, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं से किसी ना किसी बैच में एनरोल होकर अपनी तैयारी तो कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब हम लोगों को पीवाईपी लगाना हो। तो या तो आपको कहीं पेड प्रमोशन के थ्रू मिलेगा, आपको किसी का पास प्रो लेना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। अब मेन चीज है कोर्स भी लें, उसके साथ में टेस्ट भी बाय किए जाएं, जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा कॉस्टली जाता है। तो आप लोगों की इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग जितने भी आपके, जैसा आपका आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पिछले कुछ सालों में बने हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन बोला, आंसर टिक किया और निकल गए। नहीं, हम लोग उससे संबंधित जितनी भी चीजें होंगी उनको भी डिस्कस करेंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी फ्यूचर टीचर्स मुझे देख रहे हैं, तो वो अपने साथ अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठे, ताकि यहाँ से मिलने वाली जो भी जानकारी है आप उसको नोट कर सकें। आप लोग अपना टेस्ट भी इसके थ्रू कर सकते हैं, करते हैं, और अगर कुछ नया मिलता है तो उसको हम लोग सीखते भी। तो अब आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? यूपी टेट प्राइमरी 2017 और 2011 दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। विकास के सिद्धांत सब लोगों ने पढ़े होंगे, आप लोग पढ़ चुके होंगे, जिसमें एक सिद्धांत कहता है कि जो विकास है कभी भी रुकता नहीं है। वृद्धि रुक जाएगी, लेकिन जो विकास है उसका एक नियम है कि वो लगातार चलेगा। कोई भी, चाहे वो इंसान है, जानवर है, या कोई अदर ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणी है, कोई भी है, अगर आप उसको देखेंगे वो लगातार कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करता है। एवरी स्टेज, हर एक स्टेज पर इम्प्रूवमेंट करता है। तो जब हर एक स्टेज पर उसका इम्प्रूवमेंट होता है तो भी वो लगातार सीख रहा है। और जब लगातार सीखने की बात आएगी दैट, तो हम बात करते हैं किसकी? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? आई होप आपने सजेस्ट कर लिया होगा। तो हम लोग अपने राइट आंसर की तरफ चलते हैं, जो क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। क्या कहते हैं? निरंतरता का मतलब ही कंटिन्यूटी है। निरंतरता का मतलब क्या है आपका? कॉन्टिन्यूटी है। और इसी से आपका जो ये सिद्धांत है लिया गया है। नेक्स्ट, हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मूव करेंगे अपने उस क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन की स्क्रीन पर है, जिसमें हम लोग क्या बात करेंगे? शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगों की ओर का विकास क्या दर्शाता है? भाई, कोई भी केंद्रीय भाग, दो तरीके का डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, एक सेफलोपोडल और एक प्रॉक्सिमल। यानी कि सिर से पैर की तरफ पढ़ा होगा, और एक केंद्रीय भाग से परिधीय या अंगों की तरफ पढ़ा होगा। तो ये जो सिद्धांत है, ये क्या दिखाता है? ये कौन से सिद्धांत की बात करता है? क्या ये विकिरण विकास के सिद्धांतों को बताता है? तो भी विकिरण का तो मतलब ये है कि चारों तरफ फैल जाना। जबकि वो बात करता है कि ये कोई भी एक केंद्र भाग उससे निकलेगा और
परिधियों या बाकी के अंगों की तरफ जाएगा, तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन आपका कहता है विकेंद्रित। विकेंद्रित का मतलब क्या है? एक जगह इकट्ठा हो जाए, हम एक जगह इकट्ठे हो जाने की तो बात ही नहीं कर रहे। आपका तीसरा ऑप्शन है मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत। भाई केंद्र कहाँ होता है किसी भी चीज का? बीच में है, मध्य में केंद्र है। तो मध्य और फिर अंग कहाँ है? बाहर की तरफ है। भाई अगर हम देखें तो हमारा जो सेंटर है, हार्ट है, वो कहाँ है? अंदर की तरफ है। और जो हाथ पैर बाकी के अंग है वो कहाँ है? बाहर की साइड। तो क्या ये सिद्धांत इस ये जो बात है आपकी, क्या ये इस सिद्धांत को स्पष्ट करती है? क्या सोपानी भी सोपान की तो बात ही नहीं कर रहा है। सोपान की बात तो ये तब होती जब बोले पहले कोई भी है वो बैठना सीखा, बैठने के बाद में खड़ा होना सीखा, खड़ा होने के बाद में चलना सीखा, तो वहां तो हम कह सकते हैं सोपान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत। कौन सा है हमारा? मध्य और बाह्य विकास का सिद्धांत। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? इवन नेक्स्ट दो क्वेश्चन हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से दिख जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं? यूपीटेट दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है। जिसने विकास के सिद्धांत पढ़े हैं उसको पता होगा कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो विकास का सिद्धांत नहीं। आपका पहला ऑप्शन कहता है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ऐसा है। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन कहता है निरंतर विकास का। भाई क्या निरंतर विकास का सिद्धांत की तो हमने अभी बात करी है कि नहीं है? परस्पर संबंध की, तो परस्पर संबंध जब हम अंतर संबंध के सिद्धांत की बात कर रहे थे तब हमने जाना है, तो वहां अंतर संबंध भी है। नेक्स्ट हमारा आता है समान प्रतिमान। समान प्रतिमान का सिद्धांत है या नहीं है? आप सब लोग एक बार अपने विचार कीजिए कौन सा होगा। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो कौन सा होगा? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत आपका हो जाएगा। क्योंकि इस नाम से आपको कोई भी सिद्धांत आज तक पढ़ने के लिए नहीं मिला होगा, बाकी कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी नाम से पढ़ने के लिए मिल जाएगा। कहीं अंतर संबंध करके मिल जाएगा, कहीं समान प्रतिरूप करके मिल जाएगा। लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन बाकी के सिद्धांत आपको मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसने दिया? भाई इस टाइप के क्वेश्चंस अगर किसी के पास ये कथन नोट नहीं है तो उसको नोट कर लीजिएगा। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप ये है कि इसको गैस भी नहीं कर पाते हैं। मेन चीज है अगर आपको यस तो यस, नो तो नो रहता है। तो यहाँ आपको चार विद्वानों के नाम दिख रहे हैं और इसका आंसर जो कि मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन बी हो जाता है। ये कथन किसका है? आपका हरलॉक का कथन। इसका कथन है हरलोक का। हरलोक कहते हैं कि जो विकास है, विकास के परिणाम स्वरूप किसी भी व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट। भाई आज आप यूपीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या आप इसको डेवलपमेंट का एक चरण नहीं मानते? ये डेवलपमेंट का ही तो एक चरण है। जब आप डीएलएड कर रहे थे तब बहुत सारी चीजें सीख रहे थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको उस टाइम नहीं पता थी। जब आप यूपीटेट की प्रिपरेशन में हैं, तब आप सीख रहे हो। तो जब सीख रहे हो तो क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। विकास हो रहा है तो आपके अंदर क्या है? नई चीजें आ रही है, नई विशेषताएं, योग्यताएं प्रकट हो रही है। और यही बात किसने कही है? हर लोग ने कही है। हर लोग। अब इसको याद करने रखने का तरीका क्या है? भी नई नई विशेषताएं, नई नई योग्यताएं, इनको क्या, जब कोई नई चीज आती है तो हम क्या करके रखते हैं? उसको लॉक करके रखते हैं। क्या करके रखेंगे? लॉक करके रखेंगे। तो हर एक नई चीज हमने क्या कर दी? नई विशेषताएं हैं, नई योग्यताएं हमने क्या कर दी? लॉक कर दी। इस तरीके से आपका बन जाता है क्या? हर लॉग। तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। कथन किसका है? तो कथन आपका जाता है हर लॉग का। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सॉरी टू से, जस्ट अ सेकेंड। या दो क्वेश्चन आपके साथ सामने है। निम्न में से कौन सा नियम यह बताता है कि विकास एक निश्चित दिशा में होता है? कैसे होगा? सिर से पैर की तरफ होगा। कैसे होगा बच्चा? सिर से पैरों की तरफ आपका विकास होता है। इसको कौन सा सिद्धांत बताता है? ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है। विकास के ये दोनों जो तरीके हैं, जो दोनों दिशाएं हैं, आपको पता होनी चाहिए। एक निकट दूर है और दूसरी कौन सी है? सिर पदाभिमुख है। तो सिर से पैर की तरफ जा रहा है। तो इसका हम आइडिया भी लगा सकते हैं एक तरीके से। किस तरीके से? सिर, सिर मतलब सिर, पद मतलब पैर, और अभिमुख यानी कि सिर से पैर की तरफ, यानी कि सिर पदाभिमुख। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है। निकट दूर अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि केंद्रीय भाग से बाहर की तरफ जा रहा है। अभी केंद्रीय भाग हमारे पास में है, उससे कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बाकी एकीकरण के नियम को भी हम जान चुके हैं। एक इसमें दिया है व्यक्तिगत भिन्नता का नियम। व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसको हम लोग बोलते हैं। भाई इस संसार के अंदर जितने भी लोग, हर कोई डिफरेंट है। एक ही काम को करने के दो लोग हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ मैं पढ़ रही हूँ, वहां आप पढ़ रहे हो, और हो सकता है किसी तीसरे प्लेटफॉर्म पर कोई तीसरा इंसान भी पढ़ाता हो। तीनों के पढ़ाने में, तीनों के बताने के तरीकों में अंतर मिलेगा। और ये अंतर मिलेगा किस बिहाफ पर? इसी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर मिलेगा। हर व्यक्ति का अपना जो व्यक्तित्व है, उसके आधार पर वो चीजों को समझ सकता है। वो चीजों में अलग हो सकता है वो चीज जो हमारे हिसाब से ठीक हो, दूसरे के हिसाब से ठीक ना हो। तो ये भी क्या है? हमारा व्यक्तिगत भिन्नता है। यानी कि जो हम जिस जिस तरीके से दूसरों से अलग है, दैट इज कॉल्ड भिन्नता। और इसका टीचिंग में बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि वहां जब आप लोग टीचिंग करोगे किसी भी क्लास के अंदर, तो वहां आप देखते हो कि बहुत सारे आपको बच्चे मिलते हैं, और ये इंडिविजुअल डिफरेंस को आपको ध्यान रखना होता है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिस जो कहता है वृद्धि शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किन परिवर्तनों के लिए किया जाता है? वृद्धि यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा चैप्टर है। 2018 रिपीटेड में आया क्वेश्चन है, जो क्या कहता है? क्या ये सामाजिक परिवर्तन है? भाई कोई मेन चीज है, किसी का वजन बढ़ना, क्या सामाजिक, समाज की वजह से कोई कारक इफेक्ट कर रहा है उसको? क्या हम उसको सामाजिक परिवर्तन कहेंगे? क्या समझ के चार लोगों ने कितना बड़ा कर दिया? नहीं ना। क्या हम इसे संवेगात्मक परिवर्तन कहेंगे? भी संवेगात्मक तो कैसा परिवर्तन है? संवेगात्मक परिवर्तन इमोशनल है। वो कितना इमोशनल है ये उसके छोटे बड़े होने पर डिपेंड नहीं करेगा। वो संवेगात्मक परिवर्तन भी नहीं है। शारीरिक और परिमाणात्मक परिवर्तन, क्या ये बात संभव है? तो अगर हम वृद्धि में बात करें, तो हाँ, वृद्धि इस चीज से मेल खाती है। पहले ही शरीर के अंगों में तो भाई, जब आप छोटे होंगे तो बॉडी पार्ट्स थे क्या इतने ही बड़े थे? बड़े हुए ना। तो जब बड़े हुए तो कहाँ किस चीज में चेंज आया? बॉडी पार्ट्स में चेंज। और चेंज कैसा आया? पहले छोटे थे फिर बड़े हुए। ये परिमाणात्मक चेंज है। ऐसा चेंज है जिसको आप आराम से मेजर कर सकते हो। परिमाण में है, अमाउंट में है। जैसे किसी का वजन है, परिमाणात्मक है। लंबाई है, परिमाणात्मक है। जो बोन्स का नंबर है, परिमाणात्मक है। तो ये जितने भी शारीरिक और परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, दड़ा सब के सब किस में आते हैं? हमारे ग्रोथ में आएंगे। वो ग्रोथ का एक स्वभाव है कि जो ग्रोथ है वो अपने एक टाइम के बाद में रुक जाए। ये वृद्धि और विकास का बहुत बड़ा अंतर है। कई बार पूछ लिया जाता है वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, तो बोले जो वृद्धि है वो रुक जाएगी। आदमी ऐसा थोड़ी हमेशा बढ़ता रहे, एक टाइम के बाद रुकता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो सीखे ना, सीखता हमेशा है।
ये कौन सा सिद्धांत है हमारा? शारीरिक और परिमाणात्मक परिवर्तन। वो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट दो क्वेश्चंस हम अपनी स्क्रीन पर लिखते हैं, जो क्या कहते हैं, शेषावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं। शेषावस्था आपको पता है कितने साल तक होती है? तो जो आपकी शेषावस्था है वो होती है आपकी, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भी माना है, लेकिन 0 से 2 साल तक की जो अवस्था है हम उसको शेषावस्था में काउंट करते हैं, जो अपने अलग अलग चरणों से गुजरती है। अब इस जो अवस्था है, जो 2 साल तक के बच्चे के अंदर क्या क्या विशेषताएं थी जो नहीं है, हमें ये देखना है। जैसे सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, क्या ऐसा है कि नहीं है? दूसरा, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, क्या शैशवावस्था में जो बच्चा होता है जिज्ञासु नहीं होता? या अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या चिंतन प्रक्रिया। तो अगर हम देखें तो सीखता तो बच्चा बहुत तेजी से है। जितने रिपीटली वो चीजों को सीखता है उतने रिपीटली हम लोग नहीं सीख सकते। कायदे में हम लोग उसकी भाषा नहीं समझ पाते, लेकिन वो जान जाता है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो रेस्पॉन्स देता है बराबर, तो भी वो सीखने में तो बहुत तेज है। उसी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बच्चा है तो बच्चे में जिज्ञासाओं की प्रवृत्ति भी होना स्वाभाविक है। बच्चे में जिज्ञासा होती है, वो नई नई चीजों के बारे में देखेगा, कोई नई चीज उसको दिखेगी वो छू के जरूर देखेगा उसको। आप रोक भी दो तो भी जाएगा, जिज्ञासु भी है। तीसरा, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये तो बहुत ज्यादा बच्चों में पाई जाती है, ये तो होती ही होती है। और फिर आपकी आ जाती है कि चिंतन की प्रक्रिया। लेकिन उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो चिंतन की प्रक्रिया नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं सोचता हूँ, ऐसा नहीं कि वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग वो करता हूँ, नहीं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चिंतन प्रक्रिया। जो चिंतन प्रक्रिया है शेषावस्था का गुण है। और आप लोगों के लिए एक टास्क है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि चिंतन प्रक्रिया जो है वो कौन सी अवस्था का गुण है, कब जाने के बाद, किस अवस्था में पहुंचने के बाद जो बच्चा है वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। एंड आपका एक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसका है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो किसका है ये कथन? हरलॉक का है। किसका कथन है ये? हरलॉक का है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट दो क्वेश्चन, ये नेक्स्ट दो क्वेश्चन क्या कहते हैं, हरलॉक के अनुसार शेष अवस्था की अवधि क्या है? भाई हम लोग सब जानते हैं जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, लेकिन क्या ये हरलॉक के अकॉर्डिंग भी है कि नहीं है? हमें ये भी तो पता होना चाहिए। बताओ है कि नहीं है? मतलब हमने शेष अवस्था की अवधि जन्म से 2 वर्ष पढ़ रखी है, हम लोगों ने पढ़ा और हम निकल लिए, पेपर में आया लगाया बात खत्म। अच्छा ऐसा नहीं है, जो हरलॉक है, हरलॉक की जो शेष अवस्था की अवधि है इन्होंने बहुत अलग माना। उन्होंने कहा कि जो शिशु है वो जन्म से बस 2 सप्ताह तक है, उसके बाद वो शिशु नहीं होता है। इन्होंने जो अवधि मान रखी है वो कितनी मान रखी है बच्चा? जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था मान रखी है। कितने दिन की मानी है? जन्म से 2 सप्ताह। तो आप लोग याद रखेंगे, हमेशा जब भी हर लोग का कथन आएगा तो हम क्या बात करेंगे? जन्म से 2 सप्ताह तक। इसके बाद में नेक्स्ट है, परिपक्वता का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? मिच्योरिटी किससे संबंधित है बताओ? अधिगम लर्निंग से संबंधित है, या सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, या विकास से रिलेटेड है, या बुद्धि से रिलेटेड? आई होप आप लोगों ने सजेस्ट कर लिया होगा। तो ये जो आपकी परिपक्वता है, हम मेच्योरिटी कब कब मानते हैं कोई इंसान मेच्योर है? जब वो अपने सारे डेवलपमेंट ठीक से कर चुका है। इवन सारे भी अगर नहीं हुए हैं तो जितने एक्सपेक्टेड होते हैं किसी सोसाइटी के, अगर वो उन वाले डेवलपमेंट वो कर चुका है,
दैट मीन्स वी कैन से दैट कि वो मेच्योर है। मेच्योर आदमी, मेच्योर कौन? जो चीजों को हैंडल करना जानता है, यानी कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट उतना है। वो फिजिकली अपने आप को मेंटेन रखता है, यानी कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट है। तीसरे, मेच्योर आदमी कौन? जो ऐसा ना हो कि किसी बात बात पर भड़क जाए। तो पर ये क्या है भी, जिसका विकास के चारों आयाम ठीक चल रहे हैं, उसको हम मेच्योर बोलेंगे। तो परिपक्वता किससे रिलेटेड हो गई हमारी? विकास से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो गई? विकास से। विकास यानी कि डेवलपमेंट से। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने मूव करेंगे अब। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। दोनों आपके सामने हैं। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, कथन किसका है? भाई, अभी हमने पीछे हरलॉक के बारे में पढ़ा था, उन्होंने क्या कहा था? नई नई विशेषताओं को हमने क्या कर दिया? लॉक कर दिया। अब विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया, ये लगातार चलेगी। और कैसे चलेगी? आराम आराम से चलेगी। कभी कोई भी जो डेवलपमेंट है एकदम अचानक नहीं है, इसको टाइम लगे। वो जो टाइम का लगना है, इसके बारे में कौन कहता है? कौन से विद्वान है? तो देखो, हर लोग इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि हर लोग का हम पढ़ चुके हैं। बाकी तीन पर सोचकर बताइए एक मिनट के लिए मुझे। कॉल्सेनिक है, प्याजे हैं, स्किनर है, या फिर केसल है। हालांकि जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें दो लोग साथ हैं, तो उसको तो आप नहीं मान सकते। बाकी तीन में कायदे में ये कथन जो है बच्चा, तो ये स्किनर का है। ये किसका कथन है? स्किनर का। अब इसको कैसे याद रखें? क्योंकि ये जो परिभाषा है, इनको हम भूलते बहुत जल्दी। अभी याद रहेंगी, कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे। तो विकास एक, भाई, कोई भी चीज है, जब आप स्किन केयर करते हो, स्किन स्किनर को स्किन से याद रखो। स्किन पर कभी भी आप कोई चीज केयर करते हो तो कैसे करते हो? धीमे से करते हो। और स्किन केयर हमें कैसे करनी होती है? लगातार करनी होती है, यानी कि सतत करनी होती है। तो जब भी सतत और धीमी प्रक्रिया की बात आए, तो हमें कौन याद आएंगे? अपने स्किन केयर, यानी कि स्किनर। अब आप आई होप इसको नहीं भूलेंगे कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये जो कथन है किसका है? स्किनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र का क्षेत्र है। जो बाल विकास का अध्ययन है, उसका क्षेत्र कौन सा है? तो बाल विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन करना है, बाल विकास पर पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन करना है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना है, या उपरोक्त सभी। तो भी अगर हम देखें, तो अलग अलग चरणों का हम स्टडी करते हैं विकास में। दूसरी, बाल विकास पर पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन भी हम करते हैं इसके अंदर। तभी किस एटमॉस्फेयर का या किन कंडीशंस का जो है किसी के डेवलपमेंट पे कितना असर होता है, वो भी हम करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, जो व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, वो ये हमारी सारी की सारी विशेषताएं हो जाती हैं। देन हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, स्कॉलर्स। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। बाल विकास में आप आगे डैश करके आपको है, अब देखना है ये कौन सा सेंटेंस फिट होता है। प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है, या पर्यावरण और अनुभव की भूमिका पर जोर दिया जाता है, या इसमें गर्भाधान से किशोर अवस्था तक का अध्ययन करता किया जाता है, या उपरोक्त सब। ये जो बाल विकास है, बाल विकास में हम किस किस चीज की स्टडी करेंगे? तो बच्चा, बाल विकास में अगर हम देखें तो जो अलग अलग प्रोसेस होते हैं, हम उन सबकी स्टडी करते हैं। तो हम लोग स्टडी करेंगे उनकी।
इसके बाद में पर्यावरण और अनुभव की भूमिकाओं का भी अध्ययन हम करते हैं। हम मानते हैं कि जो नेचर वर्सेस नर्चर बहुत बड़ा एक डिबेट है, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके बीच में। कुछ कहते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है वो नेचर के बिहाफ पर डिपेंड करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, नर्चर की भी भूमिका है। तो फिर एक बीच का रास्ता निकाला गया जिसमें कहा गया कि जो मनुष्य का विकास है, जो डेवलपमेंट है, उस पर जो है हेरिडिटी यानी कि नेचर और नर्चर दोनों ही इफेक्ट डालते हैं। तीसरी चीज, बाल विकास में जो अध्ययन होता है वो वाकई में बच्चा का जो गर्भाधान की अवस्था है उससे लेकर और उसकी लास्ट स्टेज तक का होता है, जब तक वो किशोर अवस्था में। फिर किशोर अवस्था के बाद जो है वो अपनी बाल वाली अवस्था से निकल जाता है, फिर वो एडल्ट में आने लगता है, इसलिए बाल विकास उसका अध्ययन नहीं, पेडागोजी में उसका अध्ययन नहीं होगा। फिर उसका ह्यूमन डेवलपमेंट में अध्ययन होगा। तो अगर इसके बिहाफ पर हम देखें तो ये चारों ही ऑप्शन हमारे ठीक हो जाते हैं। आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सही। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शेष अवस्था के लिए एक अच्छी शिक्षण पद्धति। भी शेष अवस्था कौन सी अवस्था है, जब बच्चा 2 साल तक का है, यानी कि वो प्रॉपर स्कूल के लायक तो नहीं है। ये प्रॉपर स्कूल में आप लोग भी जानते होंगे, जो फाउंडेशन बाल वाटिका वाली एज है, वहाँ 3 साल से बच्चे को रखते हैं बाल वाटिका वाली। तो वो बच्चा 2 साल का है, तो उसके लिए अगर हम देखते हैं तो कौन सी स्टेज ऐसी है, कौन सॉरी शिक्षण पद्धति ऐसी है जो कि बहुत अच्छी है। वन है मॉन्टेसरी पद्धति। मॉन्टेसरी पद्धति यानी कि जो मारिया मॉन्टेसरी एक इटालियन स्कॉलर हुई हैं, और एजुकेशन के क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो आज हम लोग यूज करते हैं कि बच्चे जो है वो चीजों को करके सीखें, लर्निंग बाय डूइंग सीखें, जो विदाउट बर्डन लर्निंग हो। ये सारी की सारी चीजें मारिया मोंटेसरी ने बहुत तरह सोच रही थी। कहती थी कि जो चीज शिक्षा होती है वो ज्ञानेंद्रियों के थ्रू। उन्होंने अपनी एक इसी तरीके की पद्धति विकसित की थी, एंड देयर पास मोंटेसरी विधि। कौन सी विधि थी वो? मोंटेसरी विधि थी। दूसरी आती है खेल एवं क्रीड़ा विधि। तो भाई ये बहुत पॉपुलर है, आप अपने घर के आसपास बहुत सारी जगह देखते होंगे, प्लेवे स्कूल्स। जब प्लेवे स्कूल्स की बात करते हैं तो भाई प्लेवे स्कूल में कितने साल तक का बच्चा जाता है? ऑब्वियसली 2 साल तक का बच्चा जाता है। तो ये दोनों पद्धतियां हैं। तीसरी है बालवाड़ी। बालवाड़ी भी किन के लिए है बच्चों? ये भी उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि प्रॉपर स्कूल के लायक नहीं होते, छोटे बच्चे हैं, और उनको अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू कुछ चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो कुछ एडजस्टमेंट सीखें और कुछ ऐसी चीजें सीख जाए ताकि फिर वो अपना जो स्कूल का प्रॉपर एटमोसफेयर है उसमें एडजस्ट कर जाए। ये तीनों ही विधियां इसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तीनों ही तरीके की जो शिक्षण पद्धतियां हैं किनके लिए हैं? छोटे प्यारे शिशुओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है? अब इसको हम क्या कहेंगे? तो शारीरिक वृद्धि और विकास को हम क्या कहेंगे? परिपक्वता कहेंगे, उत्सुकता कहेंगे, आनुवंशिकता कहेंगे, या गतिशीलता कहेंगे? अभी मैंने आपको बताया था तब, अभी जो मिच्योरिटी है मैंने अभी आपको डिफाइन किया था। कोई चीज बढ़ रही है, मिच्योर हो रही है, नई चीज सीख रही है, तो वो क्या है? मिच्योरिटी। जो मिच्योरिटी है वो आपका शारीरिक वृद्धि और विकास को ही बोलते हैं। उत्सुकता, उत्सुकता किसी भी चीज को जानने की एक इच्छा है जिसके बारे में हम ईगर हैं किसी चीज के। जैसे आप लोगों के मन में उत्सुकता होगी नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, क्यों ना मैं हमसे पूछ ही नहीं। तो ये क्या है? ये उत्सुकता है। उत्सुकता को हम शारीरिक वृद्धि और विकास तो डिफाइन नहीं कर सकते। आनुवंशिकता हेरिडिटी है, आप सब लोग जानते हैं। वो गुण जो कि हमें माता पिता या पूर्वजों से मिलते हैं, दैट आर कॉल्ड अवर हेरिडिटी। नेक्स्ट इज गतिशीलता।
गतिशीलता मतलब लगातार मूवमेंट में है चीजें। तो अगर हम इन चारों ऑप्शन में देखें तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है? आप लोगों ने भी इतनी देर में गेस कर लिया होगा। एंड अवर बिल्कुल ठीक गेस किया आप लोगों ने। आंसर नंबर 1, परिपक्वता, यानी कि मेच्योरिटी। चेक। ओके स्कॉलर्स, तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, आपको काफी सारी चीजें से सीखने के लिए मिली होंगी। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। और इस सेशन से को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।